हाईवे पर गाड़ियों का ट्रैफिक ना होने के बराबर था। मैं सड़क के किनारे जरा हट कर शुमाल की तरफ चलने लगा। दूर ऊंची इमारतों की रोशनियां आधी रात की तारीकी में सितारों की तरह झिलमिला रही थी। इस दौरान में सिर्फ 2 बड़ी वैगनें सड़क पर से गुजरी थी। मैं लिफ्ट लेते हुए घबरा रहा था। मुझे किसी खाली टैक्सी की तलाश थी। कभी ख्याल आता है कि मैंने हाईवे पर आकर हमाकत की है। मुझे जंगल की तरफ निकल जाना चाहिए था। हाईवे के आसपास दरख्त नहीं थे, मुझे दूर से देखा जा सकता था। और फिर हाईवे पर दिन के वक्त भी कोई पैदल नहीं चलता था। मुझ पर शक हो सकता था। हाईवे भी कमबख्त शैतान की आंत की तरह लंबी थी। कोई आबादी भी नहीं थी। मैंने शायद जिंदगी में पहली बार घबराहट में बाहर निकलने का फैसला किया था और बहुत जल्द इसका भयानक नतीजा मेरे सामने आ गया। अकब से 2 गाड़ियां तेज रफ्तारी से आते हुए आगे निकल गईं। ये फौजी स्टेशन वैगनें थी। मैं तेजी से सड़क की ढलान में बैठ गया। कमबख्त छुपने के लिए वहां कोई झाड़ी भी नहीं थी। लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। थोड़ी ही दूर जाकर दोनों गाड़ियों की ब्रेकें चीख उठी। मेरा दिल धक धक करने लगा। गाड़ियां बैक हुई और आन की आन में वो मेरे सर पर खड़ी थी और मेरा जिस्म इनकी हेडलाइट्स की रोशनियों में था। खटाक खटाक इनमें से इसराइली फौजी स्टेन गनने लिए छलांगे लगाकर उतरे और उन्होंने मुझे घेरे में ले लिया। मैं उठकर खड़ा हो गया और अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश में मुस्कुराते हुए बोला, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। यहूदी कैप्टन ने मेरे चेहरे को गौर से देखा। फौरन ही पीछे से एक जीन्स और जैकेट में मलबूस आदमी लपक कर मेरे पास आया और मुझे गर्दन से खींचकर चिल्लाया, यही वो फलस्तीनी एजेंट है। मैंने भी शख्स को पहचान लिया था। छोटी छोटी मूंछों वाला ये वही दहशतगर्द था जिसने मुझे अगवा करके जंगल वाले गैराज में बंद किया था। मेरी बदकिस्मती का आगाज हो चुका था। फौरन ही मुझे हथकड़ी डाल दी गई थी। वहीं खड़े खड़े यहूदी कैप्टन ने मेरी तलाशी ली। मेरी जेब से सिगार निकाल कर इन्हें सूंघा, फिर इन्हें जमीन पर फेंक कर पाँव से मसल डाला। ये मेरा बहुत बड़ा नुकसान था। मेरे बचाव की आखिरी उम्मीद भी बुझा दी गई थी। मैं अब इन जहरीले सिगारों से कोई काम नहीं ले सकता था। मैं मुकम्मल तौर पर इसराइली फौजियों के रहमो करम पर था। मुझ पर सिर्फ फलस्तीनी एजेंट होने का ही नहीं बल्कि इनके सीक्रेट सर्विस के एक आदमी को हलाक कर देने का भी इल्ज़ाम था, जो जाहिर है साबित हो चुका था। मुझे गाड़ी में डालकर ये लोग तेजी से हाईवे पर पीछे की जानिब रवाना हो गए। 4 सिपाहियों की स्टेन गन्नों की नालों का रुख मेरी तरफ था और मैं सर झुकाए अपनी किस्मत पर अफसोस कर रहा था। मुझे मेरी हमाकत की सज़ा मिल गई थी। अगर मैं होटल से निकल कर हाईवे की तरफ आने के बजाय जंगल की तरफ निकल जाता तो हो सकता था बच जाता, लेकिन अब इस बारे में सोचना बेकार था। इसराइली अजियत कैंपों के बारे में मैंने जो रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें सुन रखी थी, अब मैं इनमें से खुद गुजरने वाला था। एक बात का मैंने इसी लम्हे अहद कर लिया था कि खा मुझ पर अजियतों के पहाड़ ही क्यों न टूट पड़े, मैं मरना गवारा कर लूँगा, लेकिन अपने सीक्रेट मिशन के बारे में ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकालूंगा। मैंने मौत का खौफ दिल से निकाल दिया था। मुझे मिशन के आगाज़ में मिस्री इंटेलिजेंस वालों ने जहर के बेहद नन्हे से 2 कैप्सूल देने की पेशकश की थी, जिनको मेरे दांतों में इसी तरह जड़ दिया जाता कि मैं पकड़े जाने की सूरत में शदीद अजियत से बचने के लिए इन्हें दांतों में दबाकर खुदकुशी कर सकता था। लेकिन मैंने ये कहकर जहरीले कैप्सूल लेने से इनकार कर दिया था कि खुदकुशी इस्लाम में हराम है और मैं हराम मौत मरने से तशद्दुद की मौत को पसंद करूँगा। इन फौजियों ने तलाशी के दौरान मेरा पासपोर्ट, इसराइली डॉलर और सिगरेट लाइटर भी अपने कब्जे में कर लिया था। इन चीज़ों के सिवा मेरे पास कुछ था भी नहीं। रातों रात मुझे तलुबैब के जनूबी इलाके में वाक़ एक किला नुमा इमारत में पहुंचा दिया गया। ये कोई फौजी हेडक्वार्टर था। इसके महराबी दरवाजे पर 2 इसराइली सिपाही पहरा दे रहे थे। मुझे एक पुरानी लिफ्ट के जरिए इस किला नुमा इमारत की शायद आखिरी मंजिल पर ले जाया गया। 4 फौजी मेरे साथ साथ चल रहे थे। मुझे एक कोठरी में बंद कर दिया गया, जिसके भारी भरकम आहिनी दरवाजे में एक सलाखदार चौकट्टा लगा था। मेरी हथकड़ी खोल दी गई थी। अंदर बंद करने से पहले मेरे जिस्म का तिब्बी मुआयना किया गया कि कहीं मैंने कोई जहरीला कैप्सूल तो नहीं छुपा रखा। मेरे दांतों को भी ठोंक बजाकर देखा गया। मेरे बाजू पर सुधा रंगनी का दिया हुआ सांप का मनका तावीज़ की शक्ल में अभी तक बंधा हुआ था। यहूदी कैप्टन इसे गौर से देखने लगा तो मैंने दरख्वास्त की कि ये मनका मेरी वालदा ने दम करके मुझे दिया है। ये मेरी वालदा की निशानी है, इसे मुझसे जुदा न किया जाए। जानी यहूदी कैप्टन के दिल में क्या ख्याल आया कि इसने मनका मेरे बाजू पर फिर से लपेट दिया। तंगो तारीक कोठरी का फर्श नंगा था। कोने में 2 कंबल बिछे थे। मैं इन पर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। मैं अपने आप को आने वाली अकूबतों के लिए जहनी तौर पर तैयार कर रहा था। ये भी सोच रहा था कि मुझे क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए कि जिससे मुझसे मेरे साथियों के बारे में न पूछा जाए, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन था। इसराइली सीक्रेट सर्विस कोई बच्चों का इदारा नहीं था। इसे तो CIA से भी अव्वलियत हासिल थी और ये बात मशहूर थी कि जिन खुफिया एजेंटों का सुराग लगाने में CIA नाकाम रही, इन्हें इसराइली सीक्रेट एजेंसी ने ढूंढ निकाला।
दूसरी जंग अजीम के मशहूर जर्मन जनरल अल्शमैन की मिसाल सामने थी। इसे अर्जेंटाइन से इसराइली एजेंटों ने ही गिरफ्तार किया था, जबकि वो कई बरसों से लापता था और अमेरिकी CIA भी इसे तलाश करने में नाकाम हो गई थी। वो जो कहते हैं कि नींद सूली पर भी आ जाती है, मेरे साथ भी नींद ने बेवफाई न की और मैं ऊँघने लगा। फिर मैं सो गया। आंख खुली तो कोठरी में दिन की हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने सर उठाकर देखा, कोठरी की दीवार में छत के करीब एक चौकोर रोशनदान बना हुआ था। दिन की रोशनी इसी रोशनदान से आ रही थी। इस रोशनदान में 3 मोटी सलाखें लगी हुई थी। दरवाज़ा खुला और 2 मुसल्ले सिपाही अंदर आ गए। इनके पीछे एक मुलाजिम था जिसके हाथों में कागज़ का एक छोटा गिलास और कागज़ में लिपटा पैकेट। ये कॉफ़ी और डबल रोटी के 4 स्लाइस थे। वो लोग दरवाज़ा लॉक करके चले गए। मैंने सब्र शुक्र करके नाश्ता किया। 15-20 मिनट गुजरे होंगे कि दरवाज़ा एक बार फिर खुला। इस बार 4 फौजी गन्ने थामे अंदर है। मुझे हथकड़ी लगाई और साथ चलने का इशारा किया। ये लोग मुझे एक नीम रोशन राहदारी से गुजार कर एक ऐसे कमरे में ले गए जहाँ स्ट्रेचर पड़ा था। निस्वारी रंग की ट्रॉली पर एक ट्रे में आलाते जराही रखे थे। उन्हें देखते ही मेरी रूह कांप उठी। ये मेरे जिस्म को नाकाबिले बर्दाश्त अजियत पहुंचाने का सामान था। दीवार के साथ शीशे की बड़ी अलमारी लगी हुई थी जिनमें दवाइयों की बोतलें और दूसरा मेडिकल का सामान रखा था। कोने में मुंह हाथ धोने वाला सिंक लगा था। स्ट्रेचर के इर्द गिर्द 3 ऊंचे स्टूल थे। स्ट्रेचर के ऐन ऊपर छत के साथ एक बहुत बड़ा ग्लोब लगा था जिसमें कई बल्ब लगे हुए थे। गोया ये एक तरह का ऑपरेशन रूम या इंतहाई जदीद वज़ा का अकूबत खाना था। मुझे स्ट्रेचर पर बिठाकर 4 फौजी दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए। चंद लम्हों के बाद मूंछों और करंजी आंखों वाला एक यहूदी फौजी अफसर दाखिल हुआ जिसके कांधे पर मेजर का क्राउन लगा था। इसके साथ एक डॉक्टर भी था जिसने सफ़ेद लंबा कोट पहन रखा था। सिपाहियों ने यहूदी मेजर को सैल्यूट किया। मेजर ने इन्हें हाथ के इशारे से बाहर जाने को कहा। इसकी करंजी आंखें मुझ पर जमी हुई थी। मेरे चेहरे पर से नजरें हटाए बगैर वो नपे तुले कदम उठाता स्ट्रेचर के पास आ गया। इसके हाथ में छोटा सा बैट था जिससे वो अपने दूसरे हाथ की हथेली आहिस्ता आहिस्ता बजा रहा था। इसने पाँव की मदद से स्टूल को मेरे स्ट्रेचर के करीब खिसकाया और इस पर बैठ गया। मेरी हथकड़ी नहीं खोली गई थी। मैं स्ट्रेचर पर इस तरह बैठा था कि मेरे पाँव नीचे लटक रहे थे। यहूदी मेजर ने बैग मेरी ठोड़ी से लगाकर इसे ज़रा सा ऊंचा किया और अरबी ज़ुबान में मुझसे मुखातिब हुआ। तुम्हारे फ़लस्तीनी एजेंट होने का हमारे पास मुकम्मल और नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद है। हमें तुमसे ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि तुम फ़लस्तीनी जासूस हो कि नहीं। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, सिर्फ तुम्हारे ताउन का ख्वाहिशमंद हूँ। इसमें तुम्हारी भी भलाई। तुम जवान हो, तुम्हारा सारा मुस्तकबिल तुम्हारे सामने है। तुम दूसरे लोगों की खातिर क्यों खुदकुशी करो? आज़ादी का रास्ता अब भी तुम्हारे लिए खुला है। हम तुम्हें खुद सहराए सीना की मिस्री सरहद पर पहुंचा देंगे, लेकिन इससे पहले तुम्हें हमारे साथ थोड़ा सा ताउन करना होगा। मैं खामोशी से इसकी बातें सुन रहा था। मैं खूब जानता था कि वो मुझसे किस किस्म के ताउन का तलबगार है। मेरे लिए ये कोई नया तजर्बा नहीं था, फिर भी मुझे इंतहाई अय्यारी और दूर अंदेशी से काम लेना था। मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं किसी भी मुल्क या आज़ादी फ़लस्तीन की तंजीम का जासूस नहीं हूँ। मैं इसराइली हूँ मगर मिस्र में पैदा हुआ। मेरे माँ बाप वहाँ सिकंदरिया में मर गए और मैं लंदन जाकर आबाद हो गया। अब एक अरसे के बाद लंदन से अपने वतन वापस आया था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। यहूदी मेजर के बारीक ओंठों पर इंतहाई कुटीली और तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। इसने जेब से चमड़े का सिगरेट केस निकाला और मुझे सिगरेट पेश किया। मुझसे एक और हमाकत हो गई कि मैंने कह दिया कि मैं सिगरेट नहीं पीता। फिर तुमने सिगार अपनी जेब में किस लिए रखे हुए थे? मेरा ख्याल है कि तुम सिर्फ सिगार पीते हो। मैंने जल्दी से कह दिया, हाँ मैं सिगार पीता हूँ, सिगरेट मुझे पसंद नहीं है। मेजर ने पास ही खड़े यहूदी डॉक्टर की तरफ देखा। यहूदी डॉक्टर ने अलमारी खोली, इसमें से प्लास्टिक का एक पैकेट निकाल कर मेजर को दे दिया। क्या तुम इसे पहचानते हो? पैकेट में निस्वारी रंग का बुरादा से भरा हुआ था। मैंने नफ़ी में सर हिला दी। मेजर ने पैकेट को मजीद मेरी आंखों के करीब लाते हुए तंज के साथ कहा, तुम अपने सिगारों को भी नहीं पहचान सकते। एक सर्द लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। मेजर ने पैकेट बंद करके डॉक्टर को दिया और गहरी संजीदा आवाज़ में आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगे, ये तुम्हारी इन सिगारों का चूरा है जिन्हें तलाशी के बाद हमारे सिक्योरिटी के आदमियों ने हाईवे के किनारे फेंक कर पाँव से मसल दिया था। खुशकिस्मती से ये हमें वहाँ इसी तरह पड़े हुए मिल गए थे। इन सिगारों की केमिकल रिपोर्ट ये है कि इनमें साइनाइड जहर भरा हुआ था। इन सिगारों की तहकीकात की रिपोर्ट भी हमें मिल गई। ये मोहलिक तरीन हथियार है। इस सिगार की मदद से तुमने हमारे एक आदमी को हलाक किया है। ये सिगार किसी इंतहाई आला मुहारत रखने वाले जासूस को ही दिए जाते हैं। वो सिगरेट का कश लगाने के लिए रुक गया। नथनों से आहिस्ता आहिस्ता धुआं निकालते हुए इसने अपनी गुफ्तगू का सिलसिला फिर से जारी किया। तुम्हारी फुल रिपोर्ट भी हमारे पास मौजूद है। तुम इस हकीकत को नहीं झुटला सकते कि तुम फ़लस्तीनी जासूस हो और तुम्हें जिस मिशन पर यहाँ भेजा गया है
इसका भी हमें इल्म है। अब तुम्हारे सामने एक ही रास्ता है और वो हमसे ताउन का है। हम तुम्हें ना सिर्फ आज़ाद कर देंगे बल्कि इतनी दौलत देंगे कि तुम अगर चाहो तो यूरोप के किसी मुल्क में जाकर बाकी सारी ज़िंदगी आराम व आराइश में बसर कर सकते हो। हम तुम्हें जिस मुल्क में तुम कहो वहाँ तक पहुँचाने का भी जिम्मा लेते हैं। इसके लिए तुम्हें सिर्फ हमारे एक मुख्तसर से सवाल का जवाब देना होगा। तुम्हारे साथी सुलमी को हम गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन इसने हमारे आदमियों के पहुँचने से पहले ही खुदकुशी कर ली। मुझे यहूदी मेजर की ज़ुबानी पता चला कि सुलमी ने खुदकुशी की थी। मुझे पहले ही शक था कि इसराइली इंटेलिजेंस सुलमी को हलाक करने की हमाकत नहीं कर सकती थी। किसी भी स्पाई को यूं ही गोली से नहीं उड़ाया जाता है, असल काम इससे मालूमात फराहम करना होता है, यहूदी मेजर कह रहा था। मैं मज़ीद बातों से अपना और तुम्हारा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। तुम ये ऑपरेशन का सामान देख चुके हो। ये खूनख्वार आलात तुम्हें 2 मिनट के अंदर अंदर हमारे साथ ताउन करने पर आमादा कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्ती का ख्वाहिशमंद हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे दोस्त बन जाओ और हमारे साथ ताउन करो। मैंने यूं ही सवाल कर दिया कि वो मुझसे किस किस्म का ताउन करना चाहता है। इसने मेरे घुटने को अपने हाथ से आहिस्ता से थपथपाया और बड़ी नरम आवाज़ में बोला, शाबाश, मैं जानता हूँ कि तुम इंतहाई समझदार नौजवान हो और महज चंद सरफिरों की अहमकाना तंजीम की खातिर अपनी कीमती ज़िंदगी बर्बाद नहीं करोगे। तुमसे जो कुछ भी हुआ महज जज्बात में आकर हो गया था। हम तुम्हारे कत्ल के जुर्म को भी माफ़ कर देंगे। आखिर इंसान दोस्तों के लिए क्या कुछ नहीं करता। वो बड़ी चाबुकदुस्ती और अय्यारी के साथ मुझे अपनी तरफ राग़ब करने की भरपूर बल्कि ख़तरनाक कोशिश कर रहा था। इसके लहजे में बड़ी अपनायत और गिलावट आ गई थी, जैसे वो दुनिया में एक ही मेरा सबसे हमदर्द दोस्त हो। वो बोले जा रहा था, तुम जिस मिशन को लेकर हमारे मुल्क में आए हो, हमें इसकी तमाम जुज़ियात का इल्म है। हमें यह भी इल्म है कि तुम्हें किस किस मुल्क की मदद हासिल है, लेकिन हम इन तमाम तलख हक़ाइक़ को फरामोश कर देंगे और तुमसे वादा किया जाता है कि तुम्हारे तमाम मुतालबात को, जिनका ताल्लुक़ तुम्हारी आइंदा की खुशहाली ज़िंदगी से है, हम सरकारी सतह पर पूरा करेंगे। अब मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ। तुम्हें हमें सिर्फ इतना ही बताना होगा कि इसराइल में तुम्हारा मास्टर स्पाई कौन है और तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ कहाँ मुकीम है। यकीन करो, तुम्हारा किसी मुकाम पर भी जिक्र नहीं आएगा। हम इन्हें इस तरह गिरफ्तार करेंगे जैसे वो अपनी किसी गलती की वजह से हमारे हत्थे चढ़ गए हैं। जब वो अपनी सारी राम कहानी कह चुका तो मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया और कहा कि वो चाहे मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, मैं इसे कुछ नहीं बताऊँगा। इस एतबार से मैंने अपने एजेंट होने का एतराफ़ कर लिया था, लेकिन यूँ मैंने खुद को दोहरी अजियत से बचाया था। एक तो वो मुझे फ़लस्तीनी जासूस होने का एतराफ़ करने के लिए अजियत देता और फिर मुझसे मेरे साथियों के नाम उगलवाने के लिए अकूबत का निशाना बनाता। दूसरे, मुझे जासूस साबित करने के लिए इसके पास बड़े बेन सबूत मौजूद थे। मेरे इनकार पर इसने किसी किस्म के रद्द अमल का इजहार न किया, बस खामोश हो गया। फिर स्टूल पर से उठा और ये कहता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया कि कुछ देर मज़ीद गौर कर लो, जल्दी में फ़ैसला करना अच्छा नहीं होता। मुझे वापस कोठरी में पहुंचा दिया गया। 2 दिन गुजर गए, दूसरा दिन और फिर तीसरा दिन भी गुजर गया। चौथे रोज़ मुझे फिर इसी ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। वही यहूदी मेजर इसी शान से चलता हुआ मेरे स्ट्रेचर के पास स्टूल पर आकर सुकून से बैठ गया। इसने सिगरेट निकाल कर मुझे पेश किया। मैंने शुक्रिया के साथ इनकार कर दिया। ये बताना मैं भूल गया कि इन 3 दिनों की कैद में मुझे तरह तरह के खाने खिलाए गए थे। मैंने भी डट कर खाए कि आखिर मरना तो है ही, फिर इन लोगों की ज़ियाफ़त क्यों ना उड़ाई जाए ताकि जिस्म कुछ तो अजियत सहने का मुतहम्मल हो सके। यहूदी मेजर के पास वही सफ़ेद कोट वाला डॉक्टर भी मौजूद था। मेजर ने खुद एक सिगरेट सुलगा लिया और हल्के हल्के कश लगाते हुए उठकर टहलने लगे। मैंने स्ट्रेचर पर बैठे बैठे इसकी तरफ चेहरा उठाया और 2 टोक अल्फाज में कहा, मैं अपने इसी फैसले पर कायम हूँ। यहूदी मेजर बेहद ठंडे मिजाज का इंसान था, इस पर ज़रा सा भी नागवार असर न हुआ। अब मुझे ख्याल आता है कि वो इंतहाई शकील कल्ब और संगदिल इंसान था। एक ऐसा इंसान जो बड़ी खामोशी और जज्बाती लाताल्लुकी से इंसान की जिस्म से इसका सारा खून निचोड़ सकता था। इसने मुझे कुछ कहने की बजाय डॉक्टर की तरफ देखा और हल्का सा सर हिला दिया। यहूदी डॉक्टर ने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका और किसी को इबरानी में कहा, इसे अंदर ले आओ। मैंने सोचा कि किसी जल्लाद किस्म के आदमी को बुलाया होगा जो मुझ पर तशद्दुद का सिलसिला शुरू कर देगा। इतने में 2 आदमी एक स्ट्रेचर को चलाते अंदर ले आए। इस स्ट्रेचर पर एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ था जिसके जिस्म पर सिर्फ एक निक्कर ही थी। स्ट्रेचर मेरे बराबर मिलाकर खड़ा कर दिया गया। जो आदमी स्ट्रेचर लाए थे वो वापस चले गए। डॉक्टर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या ड्रामा करने वाले हैं। यहूदी मेजर ने डॉक्टर को एक बार फिर इशारा किया। डॉक्टर ने अलमारी के निचले खाने को चाबी लगाकर खोला। इसमें से स्टेनलेस स्टील का एक लंबा सा डब्बा निकाला और इसे ऑपरेशन ट्रॉली पर रख दिया। फिर डब्बे का ढकना अलग कर दिया। इसके अंदर एक नॉर्मल साइज से ज़रा बड़े साइज़ के इंजेक्शन सुरेंगे, रुई का टुकड़ा और ब्लोर की एक छोटी सी शीशी पड़ी थी जिसमें जर्द रंग का महलूल भरा था।
यहूदी डॉक्टर ने रुई के फाहे को किसी सुरख दवाई में भिगो कर बेहोश आदमी के नंगे पेट पर दिल के करीब मल दिया। इसके बाद अपने हाथों पर ऑपरेशन के पतले जर्द दस्ताने चढ़ा लिए और बड़े साइज की सुरिंज अपने हाथ में थामकर मेजर की तरफ देखा। यहूदी मेजर ने मुझे मुखातिब करते हुए गहरी मगर सर्द मोहर आवाज़ में कहा, यह शख्स जो स्ट्रेचर पर बेहोश पड़ा है तुम्हारी तरह का एक फ़लस्तीनी जासूस है। इसने हमारी एक कमांडो पोस्ट को उड़ा दिया था जिसमें हमारे 15 जवान हलाक हो गए थे। ये 1 माह से ज़ेरे तफ्तीश है, लेकिन इसने भी वही गलती की जो तुम कर रहे हो, यानी ये अपने साथियों के नाम बताने से इनकारी है। हमने इसको परसों फायरिंग स्क्वाड की गोलियों से छलनी करना था, लेकिन अब इसके लिए दूसरी तरह की मौत तजवीज़ की गई है। इसने डॉक्टर की तरफ देखा। यहूदी डॉक्टर ने स्टेनलेस स्टील के डब्बे में रुई के नीचे रखे 2 चांदी की तरह चमकीले कैप्सूल निकाले। इसमें से एक कैप्सूल को तोड़कर इंजेक्शन की सुई इसके अंदर डालकर कोई सफूफ या महलूल सा सुरिंज इसके अंदर खींची। सुरिंज के अंदर नीला पानी सा भर गया। अब डॉक्टर ने मेरी तरफ देखकर बिल्कुल प्रोफेसरों वाले अंदाज में कहा, इस वक्त सुरिंज में एक ऐसा धमाका खेज जहर भरा हुआ है जिसके धमाके का दौरानिया 5 मिनट है। मैं इस जहरीले धमाका खेज मवाद को इस आदमी के जिस्म में दाखिल करूंगा। ठीक 5 मिनट बाद ये मवाद इसके जिस्म के अंदर फट जाएगा। फिर क्या होगा तुम इसे अपनी आंखों से देख लोगे। एक बार तो मेरा रंग जर्द हो गया। ऐसे घिनौने जल्लाद मैं जिंदगी में पहली बार दिख रहा था। यहूदी मेजर बिल्कुल बेहिस बुत की तरह खड़ा मुझे तिरछी नजरों से देख रहा था। अब इसने मुझसे किसी किस्म की कोई बात न की, बल्कि डॉक्टर को इशारा किया कि अपना काम शुरू करे। यहूदी डॉक्टर ने मेरे देखते देखते ही स्ट्रेचर पर बेहोश पड़े। बदनसीब नौजवान के पेट में सुरिंज की सुई चुभोकर सारे का सारा नीला महलू इसके जिस्म में दाखिल कर दिया। फिर सुरिंज को बाहर खींचकर सुई पर स्प्रिट वाली रुई फेरी और इसे डब्बे में आराम से रख दिया। दूसरा चमकीला कैप्सूल भी वहीं पास ही रख दिया। बदनसीब नौजवान के स्ट्रेचर को डॉक्टर ने जल्दी से कमरे की सामने वाली दीवार के साथ लगा दिया और कलाई वाली घड़ी की तरफ देखते हुए बोला, घबराने की बात नहीं, ये धमाका हैंड ग्रेनेड जैसा धमाका नहीं है। मामूली सा धमाका होगा जिसका असर हम पर नहीं पड़ेगा। यहूदी मेजर की निगाहें भी अपनी कलाई की घड़ी पर लगी थी। मेरा चेहरा फक था और मैं शदीद जहनी कोफ्त में मुब्तला था कि ये शख्स मेरी वजह से इंतहाई अजियतनाक मौत मर रहा है। पहले तो मुझे ख्याल हुआ कि ये लोग महज ड्रामा कर रहे हैं और ये सब कुछ मुझे डराने धमकाने के लिए है, लेकिन इन दोनों के तेवर बता रहे थे कि ऐसी बात नहीं है और वो लोग पूरी संजीदगी से एक इंतहाई हवलनाक तजर्बा करने वाले हैं। टिक 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 वक्त गुजरता जा रहा था। 1 मिनट गुजर गया, फिर दूसरा मिनट भी गुजर गया। हर मिनट के गुजरने का यहूदी डॉक्टर बाकायदा ऐलान करता था। जब 4 मिनट गुजर गए तो इसने बुलंद आवाज़ में गिनती शुरू कर दी। स्ट्रेचर पर नौजवान बेहोश पड़ा था। इससे कुछ खबर नहीं थी कि इसका क्या हशर होने वाला था। यहूदी डॉक्टर और यहूदी मेजर दोनों मेरे स्ट्रेचर के पास आकर खड़े हो गए। यहूदी डॉक्टर की निगाहें अपनी घड़ी पर थी और यहूदी मेजर स्ट्रेचर पर पड़े बेहोश शख्स पर नजरें जमाए हुए थे और मेरा दिल यूं धड़क रहा था कि लगता था अभी सीने से बाहर निकल आएगा। डॉक्टर की गिनती 50 तक जा पहुंची थी, फिर 55 और फिर जब इसने 60 कहा तो मेरी आंखों के सामने स्ट्रेचर पर बेहोश नौजवान के जिस्म के अंदर से एक हल्के से धमाके की आवाज़ आई और इसका जिस्म स्ट्रेचर पर से कोई 1 फुट बुलंद उछला और इसका पेट यूं खुल गया जैसे कोई आतिशफिशा पहाड़ फटकर खुल जाता है। इसके खुले पेट में से खुदा जाने कुछ क्या उबल रहा था। मैंने चेहरा अपने बाजुओं में छुपा लिया। मैं ये घिनौना मंजर नहीं देख सकता था। यहूदी मेजर की आवाज़ आई, आंखें बंद मत करो दोस्त, इसे अच्छी तरह से देखो, इसका मुशाहिदा करो, क्योंकि कल को तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। इस किस्म का एक धमाका तुम्हारे अंदर भी होगा। तुम्हारा पेट भी इसी तरह फट कर हर शय बाहर उछाल देगा। स्ट्रेचर वाली लाश का बुरा हशर हो रहा था। खुदा जाने इसके जिस्म में किस नौइयत का जहरीला धमाका खेज मवाद डाला गया था कि ना सिर्फ ये कि इसका पेट खुल गया था, बल्कि अब इसके जिस्म के तमाम आज़ा गल गल कर अलग होने लगे थे। यहूदी डॉक्टर ने इंतहाई संगदिली का मुजाहिरा करते हुए लाश के बाजू को उठाया तो वो लाश के जिस्म से अलग हो चुका था। फिर इसने बदकिस्मत नौजवान के दूसरे बाजू को अलग करके दिखाया। इसके बाद दोनों हाथों से इसकी गर्दन को बड़ी आराम से जिस्म से अलग कर दिया गया। मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। इस किस्म का करी और दहशतनाक मंजर का मैंने कभी मुशाहिदा नहीं किया था। यहूदी डॉक्टर ने दरवाजे पर से दस्तक दी। फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर 2 कंपाउंडर किस्म के आदमी अंदर आए। उन्होंने मुंह पर पट्टी लपेट रखी थी। वो मुलीदा बनी हुई लाश वाले स्ट्रेचर को खींचकर बाहर ले गए। मेरा ख्याल था कि यहूदी मेजर अब फिर मुझे अपनी जानिब से राह राज पर लाने की कोशिश शुरू कर देगा, लेकिन ऐसा इसने नहीं किया। इसने मुझसे कोई बात न की और डॉक्टर से कहा कि दूसरे आदमियों को बुलाया जाए। डॉक्टर ने 1 सेकंड के लिए बाहर झांका और फिर 4 हट्टे कट्टे आदमी अंदर घुसे और आते ही उन्होंने मुझे दबोच कर स्ट्रेचर पर गिरा लिया। मेरी हथकड़ी लगी थी। उन्होंने देखते ही देखते मेरी दोनों टांगें नायलॉन की रस्सियों से स्ट्रेचर के साथ जकड़ दी।
फिर मेरी हथकड़ी लगे बाजू को पीछे की तरफ लाकर स्ट्रेचर की पट्टी से जकड़ दिया गया। 2 रस्सियां मेरी गर्दन और सीने पर भी बांध दी गई। मैं स्ट्रेचर पर जकड़ कर रह गया था। मुझे इस लाश का ख्याल आ गया जो अभी अभी स्ट्रेचर पर सुर्खों स्याह गोश्त के टुकड़ों का ढेर बनी बाहर ले जाई गई थी। मेरे साथ भी वही हशर होने वाला था। मैंने दिल में खुदा को याद करके कलमा शरीफ का विर्द शुरू कर दिया। मेरी मौत आ गई थी, मरना तो एक ना एक दिन मुझे था। फिर क्यों ना बहादुर और गैरतमंद इंसान बनकर मरूं कि फ़लस्तीन की तंजीम आज़ादी के मुजाहिदों और शहीदों में मेरा नाम लिया जाए, मेरे मुल्क का भी नाम बुलंद हो। बस एक धमाका ही तो था मेरे जिस्म के अंदर, और मुझे यकीन था कि सेकंड के 1000वें हिस्से में मेरी जान निकल जाएगी। मैं मरने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था। तो दोस्तों, अगली किस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।